आज पूरा देश और विश्व महिला दिवस मना रहा है। महिलाओं के उत्थान की बात होगी। फेमिनिज्म क्या है, हम इस जंग में कहां तक पहुंचे हैं और कितना सफर तय करना बाकी है, ये सब कुछ याद दिलाया जाएगा। लेकिन बात अगर हम फेमिनिज्म और महिला सशक्तिकरण की करें तो इस महिला की कहानी आप तक पहुंचाना आवश्यक है, जिन्होंने अपनी हिम्मत, अपने हौसले, अपनी देशभक्ति और अपनी तलवार की ऐसी छाप छोड़ी थी कि देश विदेश में आज भी उनकी हिम्मत की दाद दी जाती है। बात कर रहे हैं हम उस महिला की जिनके बारे में भारत पर राज करने आए अंग्रेज तक ये कह गए कि भारत में सैनिकों के विद्रोह में एक मर्द निकल कर आया था, मगर वो मर्द एक औरत थी। भूमिका काफी थी ये समझाने के लिए कि बात होगी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। बात करेंगे उनके मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई और रानी लक्ष्मीबाई से एक शहीद जवान बनने तक की कहानी की। मगर उसके पहले औपचारिकता के लिए नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वर्ष 1827 में 19 नवंबर को बनारस के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था और लोग प्यार से उन्हें मनु बुलाते थे। जब वो केवल 4 साल की थी तब उनकी मां भागीरथी का साया उनके सर से हट गया। उनके पिता पेशवा के साथ काम करते थे और पेशवा ने उन्हें अपनी बच्ची जैसे ही रखा। एक ऐसे दौर में जब औरतों को राय रखने तक का अधिकार नहीं दिया गया था, उस दौर में रानी लक्ष्मीबाई को न केवल उच्च शिक्षा का उपहार मिला, बल्कि उनकी शिक्षा में घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी भी शामिल थी। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से करवा दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई इनकी दूसरी पत्नी थी। शादी के बाद इनका नाम मणिकर्णिका से धन की देवी के सम्मान में लक्ष्मीबाई कर दिया गया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था, मगर महज चंद महीनों में उसके प्राण चले गए। संतानहीन होने के बाद राजा और रानी ने राजा के एक रिश्तेदार के 5 वर्षीय बेटे को गोद लेने का निर्णय लिया और उसका नाम दामोदर राव रख दिया गया। मगर दामोदर राव को गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के बीच में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहाड़ बनकर खड़ा था। मगर दामोदर राव को गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के बीच में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहाड़ बनकर खड़ा था। यह अंग्रेजों की वो पॉलिसी थी जिसके तहत वैसे राज्य जिनका कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं था, वो अपने शासन करने का अधिकार खो देते थे। साथ ही उत्तराधिकारी को गोद लेने पर भी उनके राज्य को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता था। लॉर्ड डलहौजी ने दामोदर राव को गंगाधर राव के वारिस के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नए ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन अलेक्जेंडर स्कीन ने विरोध के बिना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी के शहर को महल के व्यक्तिगत निवास के रूप में रखने की अनुमति दे दी गई और उन्हें 5,000 रुपए का वार्षिक पेंशन मिली थी, जिससे उन्हें अपने पति के कर्ज भुगतान करने की उम्मीद रखी जा रही थी। दामोदर राव को राजा की निजी संपत्ति विरासत में मिली, लेकिन ना तो उनका राज्य और ना ही मिली उनकी उपाधि। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ कानूनी रूप से विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। ये कानूनी जंग 1856 तक चली। इन्हीं सबके बीच ब्रिटिश द्वारा सैनिकों को दी जा रही राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की बातें सामने आने लगी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के सैनिक उन्हें इस्तेमाल करने से हिचकिचाने लगे। मेरठ में 9 मई 1957 को 85 सिपाही जिन्होंने कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अगले दिन 3 रेजिमेंट्स ने विद्रोह कर दिया और अधिकारियों और उनके परिवारों को मार डाला। 50 मील दूर दिल्ली तक मार्च भी की और यहां से रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई। इसकी लहर झांसी में भी पहुंची। 6 जून को झांसी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, अपने कमांडिंग अधिकारियों को गोली मार दी और स्टार किले पर कब्जा भी कर लिया। शहर की यूरोपियन आबादी ने कप्तान स्कीन के निर्देश में किले में शरण ली। किले को अच्छी तरह से घेराबंदी का सामने करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें एक आंतरिक पानी की आपूर्ति शामिल थी, लेकिन भोजन सीमित था और 66 यूरोपियन लोगों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। 8 जून को स्कीन ने अंग्रेजों को किले से बाहर निकाल दिया, लेकिन उनका नरसंहार कर दिया गया। 12 जून को विद्रोही झांसी से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस नरसंहार का इल्जाम रानी लक्ष्मीबाई पर लगाया जाने लगा, लेकिन अंग्रेजों के बीच भी उनको नाम को लेकर बहुत बहस हुई, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत बराबर भी नहीं थे। रानी ने खुद अंग्रेजी सरकार को मामले से जुड़े 2 पत्र लिखे और उनमें अराजकता का जिक्र भी किया। रानी के पत्र में नरसंहार से जुड़ी जो बातें लिखी थी, वो अंग्रेजों के सूत्रों द्वारा बताई गई जानकारी से मेल खा रही थी। ऐसे में रानी को झांसी का भार संभालने के लिए कहा गया, जब तक वहां अंग्रेजी सरकार अपने सिपाही ना भेज दे। झांसी के सिंहासन पर
हर तरफ से हमला आते देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने एक सेना तैयार करना शुरू कर दिया और शहर की सुरक्षा को मजबूत किया। साथ ही पड़ोसी बानपुर और शेरगढ़ के विद्रोही राजाओं के साथ गठबंधन भी तैयार किया। अंग्रेजों को झांसी को लेकर रानी के इरादों पर संदेह होने लगा। 1858 के जनवरी महीने में मेजर जनरल सर यू रोज ने शहर की ओर मार्च शुरू की। फरवरी के अंत में रानी ने अपने सलाहकारों से कहा कि वे अंग्रेजों के आने पर जिले को वापस कर देंगे। 25 मार्च को झांसी की घेराबंदी की गई। ये धमकी दी गई अंग्रेजों द्वारा कि अगर रानी पकड़ी गई तो फांसी दी जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया। विरोध लंबा नहीं चल पाया क्योंकि 30 मार्च तक रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष के हथियार जवाब देने लगे थे। किले की दीवारें टूटने लगी थी। 3 अप्रैल को अंग्रेजों ने शहर में तबाही मचा दी और किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसकी ठीक एक रात पहले रानी अपने 10 वर्षीय पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर झांसी से दूर ले गई थी। 24 घंटे में 93 किलोमीटर का सफर घोड़े पर तय कर वो कल्पी पहुंची, जहां वो और 3 लीडर से मिली जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। उन तीनों के नाम थे नाना साहेब, राव साहेब और तात्या। तो ये सभी मिलकर कूच पहुंचे, मगर 22-23 मई को वापस हार मिलने के बाद उन्हें कल्पी लौटना पड़ा। लौटते वक्त 30 मई को यह सेना ग्वालियर पहुंची। वहां के राजा अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन वहां की सेना ने अपना समर्थन रानी लक्ष्मीबाई को दे दिया था। मजबूरन राजा को आगरा भागना पड़ा। 16 जून को अंग्रेज ग्वालियर पहुंचे। अन्य विद्रोही नेताओं के अनुरोध पर रानी लक्ष्मीबाई ने उनका नेतृत्व किया। कोताह की सेराई में लड़ाई के दूसरे दिन वो पुरुष पोशाक पहनकर अपने घोड़े पर बैठकर जंग के मैदान में उतरी। उनका साहस ऐसा था कि सामने से कोई उन्हें ध्वस्त नहीं कर पा रहा था। पहली गोली रानी लक्ष्मीबाई की पीठ पर मारी गई और फिर सामने से इन पर तलवार से हमला किया गया। रानी के वफादार उनके शरीर को वहां से ले गए ताकि वो अंग्रेजों के हाथ ना आ सके। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उन पर हमला करने वाले यू रोज ने लिखा था, रानी उनकी बहादुरी, चतुराई और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय है। उनके मां हतों के प्रति उनकी उदारता अबाध थी। इन गुणों ने उन्हें रैंक के साथ मिलाकर उन्हें सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक बना दिया था। हालांकि वह एक महिला थी, वह विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे श्रेष्ठ लीडर थी, उत्परिवर्ती लोगों के बीच एक मर्द। अंत में बस इस महान रानी के सम्मान में लिखी गई कविता की अंतिम पंक्तियां कहूंगी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रही जानकारी की मदद से आप डोनेशन के रूप में हम तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे हैं वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।